पिछले कुछ सालों से एक मूवमेंट चल रहा है जो पहले अजीब लगता है, पर जितना सोचो उतना सेंस बनाता है। ये हैं डम फोन्स। एक फ़ोन जो बेसिक्स पे वापस जाता है और बस ज़रूरत का काम करता है और कुछ नहीं। क्योंकि साफ है, हमें इन रंगीन डब्बों को कम घूरना चाहिए और बाहर जाकर घास छूनी चाहिए, है ना? तो ठीक है, ये 2025 है, स्मार्टफोन्स सब कुछ करते हैं, कमाल के हैं और काफ़ी टाइम से हैं। हम सब अग्री करते हैं कि वो इंसानियत के लिए पॉजिटिव हैं, दुनिया भर में लोगों को जोड़ देने में इनक्रेडिबल हैं, हमें हर जगह इंफॉर्मेशन एक्सेस देते हैं, मॉडर्न फोटोग्राफी में क्रांति ला दी है, नई इकोनॉमीज़ बनाई हैं, कमाल है। लेकिन इस सब अच्छे के साथ ट्रेड ऑफ्स भी हैं, नेचुरली। और एक बड़ा ट्रेड ऑफ ये है कि उन्हें आपका अटेंशन रखने और एडिक्टिंग होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ ऐप्स का लिटरली मकसद है आपका स्क्रीन टाइम मैक्सिमाइज़ करना, डिस्ट्रैक्टिंग नोटिफिकेशंस भेजना, आपको वापस खींचना और डोपामीन हिट्स देना ताकि आप ज़्यादा देर तक प्लग्ड इन रहें। तो आइडिया सिंपल है, क्या हो अगर हम सारी एक्स्ट्रा चीज़ें स्मार्टफोन से निकाल दें और बस ज़रूरत की चीज़ें दें? अगर ये जाना पहचाना लग रहा है तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बुक्स पाल्मा रिव्यू में बात की थी, उसे लाइक बटन के नीचे लिंक कर दूंगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर फ़ोन सबसे इंटरेस्टिंग वर्जन है जो मैंने देखा है। ये ऐसा है जैसे किसी ने ऐसा डम फ़ोन डिज़ाइन किया हो जिसे मेरे जैसा स्मार्टफ़ोन लवर भी यूज़ करने को टेम्प्टेड हो जाए। तो ये करीब करीब वैसा ही है। तो ठीक है, बात करते हैं लाइट फ़ोन 3 की। डम फ़ोन्स के स्पेक्ट्रम में ये डेफिनेटली सबसे प्रीमियम फीलिंग वाला है और रेगुलर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सबसे ज़्यादा जाना पहचाना फील होगा। शायद आपने इस कैटेगरी में कुछ और देखे होंगे, जैसे बुक्स पाल्मा या बुक्स पाल्मा 2 जिसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, या मिनिमल फ़ोन जिसमें ई इंक डिस्प्ले और फिजिकल कीबोर्ड है। पहले लाइट फ़ोन 2 और 1 थे, लेकिन लाइट फ़ोन 3 ने मुझे तुरंत अट्रैक्ट किया। ये ई इंक नहीं है, ये मैट ग्लास के नीचे ओलेड डिस्प्ले है, पूरी मेटल बॉडी में। तो ये एक कूल छोटा ब्लैक बॉक्स है जिसके चारों ओर बड्डे क्लिकी बटन्स हैं। फ्रंट बॉटम में बड्डा स्पीकर ग्रिल है, HTC One M8 की याद दिलाता है। लेफ्ट साइड पर बढ़िया डायल है जो घूमता है, बढ़िया फ्लैट साइड्स हैं, बटन्स क्लिकी और अच्छे बने हैं, पूरी चीज़ पकड़ ढना अच्छा लगता है। फिर ऊपर ये बटन है इसे ऑन करने के लिए, फिर आप उस बटन को दबाते हैं UI में जाने के लिए, और ये एक बढ़िया क्लीन UI है। ब्लैक बैकग्राउंड, पतला वाइट टेक्स्ट, ऊपर टाइम और बैटरी। जैसा मैंने कहा, राइट वाला बटन हमेशा होम ले जाता है। और ये है आपका UI। बस एसेंशियल चीज़ों के टेक्स्ट लेबल्स जो ये करता है। मैं अपनी उम्र बताता हूँ और पूछता हूँ, किसी को जून HD याद है? नहीं? तो खुद पर एहसान करो, गूगल करो इसे। एक और टैब खोलो, देखो, शायद आपको चाहिए हो पर ले नहीं सकते क्योंकि ये 16 साल पुराना है। तो वो टैब बंद करो, वापस आओ। ठीक, ये प्रीमो मिनिमल फ़ोन एक्सपीरियंस है। लेफ़्ट साइड पर डायल जैसे छोटे बढ़िया टचेस भी। उसे घुमाते हैं तो वो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, अंदर दबाते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। कन्वीनियंट है। इसमें सिम कार्ड ट्रे भी है, फ़ोन कॉल्स और कॉन्टैक्ट्स सेव करने के लिए। और दूसरी चीज़ें जो ये कर सकता है, बेशक अलार्म सेट करना वो सबको चाहिए। कैलकुलेटर और कैलेंडर है। कैमरा है जो पीछे वाले सिंगल कैमरा को एक्टिवेट करता है। इसमें डेडिकेटेड 2 स्टेज शटर बटन है। अब ये अच्छा कैमरा नहीं है, पर ये एक कैमरा है। आप एस्पेक्ट रेशियो या रेजोल्यूशन नहीं बदल सकते, ना ही पोर्ट्रेट मोड जैसा कुछ, लेकिन ये डेफिनेटली एक कैमरा है। दूसरे पेज पर स्क्रॉल करें तो मैप्स ऐप है जो वॉकिंग या ड्राइविंग के लिए टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस देता है। एक पॉडकास्ट एक्सपीरियंस भी है, सुपर बेसिक पर वैसा ही होना है। फंक्शनल है, पॉडकास्ट सब्सक्राइब करने और सुनने देता है। आप ब्लूटूथ हेडफोन्स भी पेयर कर सकते हैं। अब ऐप्स ऐड या रिमूव करने के लिए आप फ़ोन पर नहीं कर सकते, रीऑर्डर कर सकते हैं। पर ऐड रिमूव के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड पर जाना होगा। ये लाइट फ़ोन मिलते ही सेटअप हो जाता है, पर यहाँ से टूल बॉक्स सेक्शन में क्लिक करके टूल्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो जो मेरे पास इस फ़ोन पर नहीं हैं वो हैं डायरेक्टरी, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, हॉटस्पॉट, म्यूज़िक, नोट्स और टाइमर। अगर मुझे एक ऐड करना हो,
मैं क्लिक करके इंस्टॉल दबाता हूँ और वो फ़ोन पर आ जाता है। और मुझे मुझे ये आइडिया पसंद है। ये बढ़िया छोटा सा हार्डवेयर पीस है। ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी है। जैसे अगर मुझसे कहें एक मिनिमल फ़ोन हार्डवेयर डिज़ाइन करने को, ये नॉर्मल फ़ोन के आधे साइज़ जैसा है। इसे पकड़ना अच्छा लगता है। मुझे ये पसंद है। और ई इंक और दूसरे मिनिमल फ़ोन्स पर कूल था, खासकर लेजेंडरी बैटरी लाइफ और रीडेबिलिटी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे ज़्यादातर इंडोर लाइटिंग में ही प्रेफर करता हूँ। ये बस ज़्यादा प्रीमियम फील देता है और वही सब काम कर सकता है जो एक अच्छे फ़ोन से उम्मीद होती है। लेकिन इसमें कोई टिकटॉक नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई वेब ब्राउज़र नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं, टेक्स्ट्स और कॉल्स के अलावा कोई नोटिफिकेशंस नहीं। मैं इस फ़ोन पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बदकिस्मती से जैसे ही आप इस फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तभी यह एक कूल आइडिया से पल भर में बदल कर बहुत ही निराशाजनक हो जाता है। तो मान लीजिए मैं स्टूडियो में हूँ और मेरा शहर में 1 घंटे में कैलेंडर इवेंट है और नेविगेट करना है। मैं कैलेंडर इवेंट में लोकेशन डाल सकता हूँ, पर नेविगेट करने के लिए क्लिक नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लो, पर इस फ़ोन में कॉपी पेस्ट नहीं है। तो मैन्युअली डायरेक्शंस ऐप पर जाकर टाइप करना होगा और गुड लक, क्योंकि ऑटो करेक्ट नहीं है। तो डबल चेक करना होगा और एड्रेस बिल्कुल सही डालना होगा, बिना किसी मल्टीटास्किंग फ़ीचर के। जैसे अगर मैं किसी लोकल बिस्ट्रो में पे करने जाता हूँ तो मैं मोबाइल वॉलेट से टैप करके पे नहीं कर सकता, भले ही इसमें NFC चिप है। मुझे अपना पुराना फिज़िकल कार्ड निकालना पड़ेगा। और हाँ, इसकी वाइब्रेशन मोटर भी कुछ खास अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब है। वो टॉप बटन लॉक अनलॉक के लिए फिंगरप्रिंट रीडर होना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करता है। मुझे पेजेस के बीच एक अच्छा स्क्रॉल एनिमेशन पसंद आता, शायद ज़ून HD जैसा एक सटल इशारा। कुछ अच्छी स्क्रॉलिंग फिज़िक्स। आखिर ये ओलीड है, पर पता नहीं, शायद स्क्रॉलिंग बहुत ट्रिगरिंग है या टिकटॉक की याद दिलाता है, इसलिए उन्होंने नहीं डाला। इसमें ई बुक रीडर बिल्कुल नहीं है, जो शायद इसलिए मिसिंग लगता है क्योंकि कई दूसरे डम फ़ोन्स में रीडर ऐप्स होती हैं। उन पर ये नेचुरल फिट है क्योंकि ज़्यादातर ई इंक डिस्प्लेज हैं रीडिंग के लिए परफेक्ट। पर पता नहीं इस पर रीडर क्यों नहीं हो सकता। इसमें पॉडकास्ट्स हैं, म्यूज़िक है। ये जो सिंगल कैमरा है, इसमें एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन आपको 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में शूट करने की सेटिंग्स नहीं मिलती, जो थोड़ा अजीब है। असल में रेजोल्यूशन बदलने का कोई तरीका ही नहीं है, बस फ्लैश और एक्सपोजर कंट्रोल है। और अगर मुझे फ़ोटोज़ किसी को भेजनी हो तो ये फ़ोन RCS सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो अल्ट्रा कंप्रेस्ड नॉन एन्क्रिप्टेड MMS मैसेजेस बनकर जाएंगी, जो कि बहुत लो क्वालिटी होती हैं। ये थोड़ा निराशाजनक है, खासकर जब आप हाई क्वालिटी इमेजेस की उम्मीद करते हैं। सारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन SMS के ज़रिए करना होगा, क्योंकि यहाँ कोई ऑथेंटिकेटर ऐप्स नहीं है। मेरी बाकी मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और स्लैक में तो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। मैं म्यूज़िक के लिए स्पॉटिफाई यूज़ करता हूँ बाय ट्रेन, तो मैं मैन्युअली अपनी सारी प्लेलिस्ट्स और सॉन्ग्स इस ऐप में मूव नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत टीडियस काम होगा। मुझे स्पॉटिफाई सपोर्ट होता तो ज़्यादा पसंद आता। मैं यहाँ शायद कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ, क्योंकि इसे अपने डेली फ़ोन की तरह यूज़ करने के लिए मुझे इससे वो सब करवाना पड़ेगा जो ये नहीं कर सकता, जैसे टू डू लिस्ट ऐप्स, गूगल ड्राइव एक्सेस, वेदर ऐप्स वगैरह। और जितना ज़्यादा मैं इससे करने को कहता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं इसे असल में एक रेगुलर स्मार्टफ़ोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इस रिव्यू का बड़ा हिस्सा ये पता लगाना रहा है कि क्या ये फ़ोन सच में आपका प्राइमरी इकलौता फ़ोन हो सकता है, या ईमानदारी से क्या ये ज़्यादा ऐसा है कि ये मेन फ़ोन है, पर आप पिछली जेब में एक और स्मार्टफ़ोन या बैकपैक में कंप्यूटर रखते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट को देखने के दो बहुत अलग तरीके हैं। मैं पर्सनली इसे अपना मेन फ़ोन तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि और लोग शायद इसे अपना प्राइमरी डिवाइस बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे के पहले स्मार्टफ़ोन के तौर पर, ताकि वह सोशल मीडिया,
या टिकटॉक की दुनिया में न खो जाए, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल जिसका ज़्यादातर काम ऑफलाइन रहता है, या कोई इंसान जो जानबूझकर अपनी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करना चाहता है। हाँ, उन सब के लिए ये फ़ोन वाकई फंक्शनल साबित हो सकता है। ये मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बुरा भी नहीं है। कुछ कुछ बाइसिकल की तरह समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए ये उनका प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक फ़न वीकेंड रिक्रिएशनल क्रूज़र जैसा ही होगा, जिसे कभी कभी इस्तेमाल किया जाए जब वो बस आराम से घूमना चाहें। कम से कम मैं यही कहता, अगर एक और सबसे बड़ा कारण नहीं होता कि क्यों शायद किसी को ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। देखो, फ़ोन अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी यूनिक है और कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से $800 इसके लिए देना कोई नहीं चाहेगा। ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्री ऑर्डर पर ये $600 का मिल रहा है, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से इस फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इस फ़ोन के साथ मेरी असली प्रॉब्लम यही है, सिर्फ इसलिए कि कंसेप्चुअली आपको एक डिवाइस मिल रहा है जो कम करता है जो पॉइंट है, लेकिन ज़्यादा पे करना एक नॉर्मल फ़ोन से इसके लिए रिडिकुलस लगता है। जैसे मैंने इस फ़ोन की स्पेक शीट देखी, जाहिर है इसे बढ़िया स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है उन लिमिटेड कामों को करने के लिए जो ये करता है, लेकिन स्पेक्स हैं स्नैपड्रैगन 4, जीन 2 चिप, 128 गिग स्टोरेज, 6 गिग्स रैम, सिंगल कैमरा, एक 4 इंच 1080 पी ओलेड और एक 1800 मिली एम्प आवर बैटरी। जैसे ये $800 वाले फ़ोन की स्पेक शीट नहीं है। कुछ दूसरे फ़ोन्स यही चिप यूज़ करते हैं। पोको M6 प्लस, रेडमी 13 और वीवो Y39 सब $200 से कम के हैं। और देखो, मुझे पता है स्पेक्स कारण नहीं है कि ये फ़ोन इतना महंगा है। असली कारण शायद मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है, जो मेटल है, हाई क्वालिटी है, साथ ही यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट्स और लो वॉल्यूम। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से ये महंगा होगा, और शायद टैरिफ्स भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जो नथिंग टीम ने हाल ही में बनाया है। ये उनके यूट्यूब चैनल पर है। बेसिकली एक इमेजिनरी स्मार्टफोन की रफ़ कॉस्ट बता रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लिंक नीचे है। लेकिन हाँ, ये समझना कि एक नीश लो वॉल्यूम फ़ोन जो मेटल का है, IP54 रेटेड है, बड्डी फ्रंट स्पीकर और अजीब पार्ट्स के साथ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के कारण सस्ता नहीं होगा, ठीक है। लेकिन $600 से $800 तक पहुंचना एक ऐसे फ़ोन के लिए जो जानबूझकर कम करता है, जब आप $500 में फुल स्मार्टफोन ले सकते हैं और बस उस पर मिनिमल लॉन्चर डाल दें और उन ऐप्स को डिलीट कर दें जिन्हें यूज़ नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं ना? लाइट फ़ोन कंपनी फ़ोन की जगह एक लॉन्चर ऐप बना सकती थी, पर वो $800 चार्ज नहीं कर सकते थे। असल बात यह है कि इस फ़ोन पर आप फंस नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ोन है जिसमें लॉन्चर होने की वजह से डूम स्क्रॉलिंग की समस्या नहीं होती। आप इसमें फंस सकते हैं, समझ रहे हैं आप। और हाँ, ये कूल हार्डवेयर है, फ़न डिज़ाइन है, और मुझे पसंद है कि ये यूनिक है और एग्जिस्ट करता है। लेकिन आखिर में इतना चार्ज करना मुश्किल है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो ज़्यादातर लोगों का दूसरा फ़ोन होगा, जब उनके पास पहले से ही एक फुल प्राइस्ड केपेबल फ़ोन है शायद दूसरी जेब में। वो अनुशासन की कमी का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो भी $800 के बॉक्स से जो दावा करता है कि आपकी डूम स्क्रॉलिंग की समस्या हल कर देगा। पीस।